इससे पहले हमने कर्व के बारे में पढ़ा है। कर्व क्या होती है, फिर यूनिट स्पीड कर्व, एक ऐसी कर्व जिसका जो हम नॉर्म लें उसके स्पीड जो बीटा प्राइम उसकी जो स्पीड होती है उसका नॉर्म लें तो वो 1 के इक्वल आए। बीटा प्राइम का नॉर्म हमने डिफाइन किया था कि वो स्पीड और 1 के इक्वल आए, तो उसको हम कहते हैं यूनिट स्पीड कर्व। उसके बाद हमने टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑन अ कर्व पढ़ी है कि किसी वेक्टर पे, किसी भी कर्व पे हम कैसे हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बना सकते हैं। आगे यानी फ्रेंनेट फार्मूलाज, उसी थ्योरी को लेके हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम सपोज करेंगे जो कर्व है हमारे पास वो यूनिट स्पीड कर्व है। We now derive mathematical measurements of the turning and twisting of a curve in R cube। यानी ये जो फ्रेनेट फार्मूलाज है ये बेसिकली ये क्या मेजर कर रहे हैं या इनमें ये जो रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं या इसमें जो इंडिकेशन है वो क्या आ रही होती है कर्व की, कि उसका बेसिकली कर्वेचर और टार्शन मेजर कर रहे होते हैं कि कर्व कितनी बेंड हो रही है और कितना उसमें ट्विस्ट आ रहा है। Throughout this section we deal only with unit speed curves। तो हम पूरी सेक्शन में यूनिट स्पीड कर्व से डील करेंगे कि यूनिट स्पीड कर्व जो भी कर्व है वो यूनिट स्पीड कर्व बन रही है हमारे पास। लेट बीटा I to R cube be a unit speed कर्व। सपोज हम I टू आर क्यूब किसी इंटरवल से लेके स्पेस में हम एक कर्व बना रहे हैं और वो कर्व कैसी है, जो यूनिट स्पीड कर्व है। सपोज यहाँ पे आप देखें स्मूथ कर्व है यूनिट स्पीड कर्व, जैसे सपोज ये हमने बनाई हुई है जी, स्पेस में एक कर्व बना ली, यानी कोई हमने इंटरवल लिया रियल लाइन पे, उसके इमेज आगे स्पेस में लेते गए और उन सारे इमेजेस को कंबाइन करें तो ये हमारे पास एक कर्व बन गई आर क्यूब में। और हम सपोज कर रहे हैं ये यूनिट स्पीड कर्व है। यूनिट स्पीड कर्व है तो यूनिट स्पीड की कंडीशन क्या होती है कि बीटा प्राइम ये जो कर्व है इसका डेरिवेटिव लें और फिर उसका नॉर्म लें तो वो 1 आएगा फॉर ईच एस इन आई। यानी जो भी हमारा इधर पॉइंट है, जो भी हमारे पास इधर पॉइंट है लेंगे उसका डेरिवेटिव लें और फिर उसके बाद उसका जो नॉर्म आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। Then T is beta prime is called the unit tangent vector field on beta। ये जो बीटा प्राइम है हर पॉइंट पे जब हम लेते जाएं तो ये हमारे पास क्या बनता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑन बीटा। देखिए सपोज यहाँ पे यानी ये एक पॉइंट लिया उस पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना दिया, फिर ये पॉइंट लिया उस पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर इसी तरह ये पॉइंट लिया इस पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना लिया, इस तरह ये पॉइंट लिया उस पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना लिया, ये पॉइंट लेके इसी तरह कर्व के सारे पॉइंट्स लेके और हर पॉइंट पे एक यूनिट वेक्टर ड्रा करते जाएं तो जब उनको कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास बनेगी यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल होगी, बीटा प्राइम ऑफ एस। अब बीटा प्राइम ऑफ एस वही जब एस की कोई वैल्यू हम जब लेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे सपोज ये वैल्यू ली, इस पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर उसके बाद ये पॉइंट लिया इस पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जिस तरह ये ड्रा किए गए हैं जी, तो इस तरह इन सब को जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनेगी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड। अब जब हम कह रहे हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, यानी इसमें जो हर वेक्टर आ रहा है वो यूनिट वेक्टर है और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की जो लेंथ है वो 1 होती है। तो इसी तरह जो टी है हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड, इसकी जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी और वो 1 होगी। इट्स डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी प्राइम इज इक्वल टू बीटा डबल प्राइम
मेयर वे द कर्व इज टर्निंग इन आर क्यूब। यानी ये जो टी प्राइम है ये उस पाथ को मेजर कर रहा है कि किस तरह कर्व टर्न हो रही है। अब टी प्राइम का मीनिंग क्या है? अब टी क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड। और टी प्राइम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि टी प्राइम ये मेजर कर रहा है कि किस किस तरह हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर है वो चेंज हो रहे हैं। यानी अब देखें ये जो है एक टेंजेंट वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है, फिर ये टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसी तरह ये टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फिर ये डायरेक्शन आ गई, फिर इसकी टेंजेंट वेक्टर। अब टी प्राइम किसको मेजर कर रहा है कि ये जो टेंजेंट वेक्टर हैं ये कैसे चेंज हो रहे हैं। तो अब देखें जब टेंजेंट वेक्टर जूं जूं चेंज हो रहे होंगे तो कर्व में टर्न आ रहा होगा, कर्व बेंड हो रही है। अगर टेंजेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहते रहे तो फिर वो कर्व में बेंड कोई नहीं आता, लेकिन टेंजेंट वेक्टर जब चेंज हो रहा होता है, अब हर पॉइंट पे आप देखें टेंजेंट वेक्टर चेंज हो रहा है तो कर्व में आस्ता आस्ता बेंड आ रहा है इस तरह। फिर इसी तरह यहाँ पे फिर देखें कि टेंजेंट वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा, चेंज होते होते पहले ये देखें इसकी स्लोप ये नेगेटिव है, फिर बाद में यहाँ पे ज़ीरो और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाती है। तो ये टेंजेंट वेक्टर चेंज हो रहा है। तो टेंजेंट वेक्टर के चेंज होने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कर्व कितनी बेंड हो रही है या कितनी टर्न हो रही है। वही चीज इधर लिखी हुई है, इट्स डेरिवेटिव टी प्राइम इज इक्वल टू बीटा डबल प्राइम मेजर्स वे द कर्व इज टर्निंग। यानी ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड है इसका जो रेट ऑफ चेंज है, यानी किस तरह इसके जो टेंजेंट वेक्टर चेंज हो रहे हैं वो हमें मेजर कर रहा है कि कर्व कितनी टर्न हो रही है। वी कॉल टी प्राइम द कर्वेचर वेक्टर फील्ड ऑफ बीटा। ये जो हमारे पास टी प्राइम है हम इसको क्या कहते हैं? कर्वेचर वेक्टर फील्ड ऑफ बीटा। हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टी डॉट टी इज इक्वल टू वन। अब टी डॉट टी किस इज इक्वल टू वन किसके इक्वल आया है? कैसे आया जी? क्योंकि हमें ये पता है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड है और यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड है तो इसका मतलब है कि टी का नॉर्म वन के इक्वल आ गया। अब टी का नॉर्म जब वन के इक्वल है तो टी के नॉर्म का स्क्वायर वो भी वन के इक्वल आ गया, और टी के नॉर्म का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं टी डॉट टी इज इक्वल टू वन। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा? टी प्राइम डॉट टी प्लस टी डॉट टी प्राइम। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टू ऑफ टी प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू जीरो। और इससे क्या पता चल गया कि टी प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू जीरो। और टी प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू जीरो जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर का कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो इसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल है। और टी प्राइम डॉट टी जीरो है इसका मतलब ये है कि जो टी प्राइम है वो हमेशा ऑर्थोगोनल होता है टी के। अब टी क्या है? टेंजेंट वेक्टर फील्ड। अब जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है जो उस पे ऑर्थोगोनल होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। किसी कर्व पे जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड पे ऑर्थोगोनल होता है या टेंजेंट वेक्टर के जो ऑर्थोगोनल होता है कर्व पे हम उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। सो टी प्राइम इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू टी, दैट इज नॉर्मल टू बी द लेंथ ऑफ द कर्वेचर वेक्टर फील्ड टी प्राइम। यानी इसकी जो लेंथ है, जब भी लेंथ की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसका नॉर्म ले रहे हैं। यानी द लेंथ ऑफ द वेक्टर कर्वेचर वेक्टर फील्ड टी प्राइम गिव्स अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द टर्निंग ऑफ बीटा। यानी इसका नॉर्म ले हम तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल मेजरमेंट देखता है कर्वेचर की, टर्निंग की, कि कितनी कर्व टर्न हो रही है। अब इस तरह फिर डिफाइन कर लेंगे कर्वेचर को, द रियल वैल्यूड फंक्शन के सच दैट के ऑफ एस इक्वल टू टी प्राइम एस का नॉर्म फॉर ऑल एस इन आई इज कॉल्ड द कर्वेचर फंक्शन ऑफ बीटा।
कर्वेचर हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि जो यूनिट ये टी प्राइम ये जो वेक्टर फील्ड बन रही है जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड के ऑर्थोगोनल है, इसका नॉर्म लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कर्वेचर फंक्शन। दस कर्वेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर कर्वेचर जीरो है तो इसका मतलब है कोई बेंडिंग नहीं है, अगर कर्वेचर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बेंडिंग आ रही है। द लार्जर द के इज द शार्पर द टर्निंग ऑफ बीटा, यानी कर्वेचर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि इतना ही उसमें कर्व में टर्न आ रहा होगा, इतनी ज्यादा वो कर्व शार्प होगी, इतनी ज्यादा उसमें टर्निंग आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें, सपोज ये है जी, अब ये कर्व है, एक बीटा कर्व है। अब इस पॉइंट पे हम जब टेंजेंट वेक्टर लेंगे तो वो ये टेंजेंट वेक्टर आएगा जी, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। अब हमारे पास ये बीटा प्राइम है और इसका जो रेट ऑफ चेंज हमने लिया बीटा डबल प्राइम जो है वो ये डायरेक्शन इसके जो ऑर्थोगोनल होगी वो ये आ गई। ये अगर टेंजेंट है इस पॉइंट पे तो ये जो वेक्टर है ये इस पे नॉर्मल है, यानी इसके जो ऑर्थोगोनल है वो नॉर्मल वेक्टर होगा। To carry this analysis further, we impose the restriction that k is never zero, so k is positive। यानी हम ये फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम ये सपोज करेंगे तो कि कर्वेचर नॉन जीरो है। कर्वेचर नॉन जीरो का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ कर्व में बेंडिंग जरूर आ रही है। The unit vector field n is equal to t prime over k on beta then tells the direction in which beta is turning at each point। ये जो यूनिट वेक्टर फील्ड है n तो हमने डिफाइन कैसे किया, t प्राइम ओवर k। अब k किसके इक्वल है, कर्वेचर अभी हमने डिफाइन किया है, कर्वेचर किसके इक्वल है, टी प्राइम का नॉर्म। तो जब टी प्राइम को टी प्राइम के नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह हर पॉइंट पे टी प्राइम और टी प्राइम का नॉर्म हम जब मेजर करते जाएंगे तो वो हमारे पास यूनिट वो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनते जाएंगे। हर वेक्टर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जब कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो जो n है हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल है उसको हम कहेंगे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर फील्ड। और ये जो नॉर्मल वेक्टर फील्ड है ये क्या बता रही है कि ये डायरेक्शन बता रही है कि किस डायरेक्शन में कर्व बेंड हो रही है। अब देखें यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर इधर है और इसके ऑर्थोगोनल हमने ये बनाया, क्यों, तो ये हमें बता रहा है कि कर्व इसी डायरेक्शन में ये बेंड हो रही है। अब यहाँ पे जब इधर ऐसे बनाएंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे बना लिया और नॉर्मल फिर किधर बनेगा, नॉर्मल वेक्टर फील्ड। अब परपेंडिकुलर आप देखें तो परपेंडिकुलर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इधर वेक्टर ड्रा करें तब भी वो परपेंडिकुलर बन जाता है, इधर वेक्टर ड्रा करें तब भी वो परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में कर्व बेंड हो रही है उस डायरेक्शन में ये एन ड्रा करेंगे नॉर्मल वेक्टर फील्ड। n is called the principal normal vector field of beta। तो ये जो हमारे पास n है हर पॉइंट पे जब हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो उनकी जो कलेक्शन होगी, जिस तरह कैपिटल T है इसी तरह जो कैपिटल N है उसको हम कहेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर फील्ड ऑफ बीटा। द वेक्टर फील्ड B is equal to T cross N on beta is called the binormal vector field of beta। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों पे ऑर्थोगोनल होता है। इसी तरह ये जो B हम ले रहे हैं बाई नॉर्मल वेक्टर फील्ड ये T और N के क्रॉस प्रोडक्ट से ले रहे हैं। जब T और N के क्रॉस प्रोडक्ट से ये ले रहे हैं तो ये जो B है ये बाई नॉर्मल वेक्टर फील्ड ये दोनों पे ऑर्थोगोनल है। अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देखें यहाँ पे फिगर में देखें, सपोज ये कर्व है हमारे पास,
ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया यहाँ पे, इसके ऑर्थोगोनल ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, तो इन दोनों पे जो ऑर्थोगोनल है ये बाई नॉर्मल हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लें या यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लें तो उसका ये टेंजेंट वेक्टर हो गया। इसी तरह इधर नॉर्मल वेक्टर हो गया, और इन दोनों पे ऑर्थोगोनल जो ये यानी ये जो कर्व है जिस प्लेन में ये लाई कर रही है उस प्लेन से उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, जो वेक्टर बनेगा वो इस पे बाई नॉर्मल वेक्टर होंगे। लेट बीटा बी, आगे देखें जी रिजल्ट, लेट बीटा बी अ यूनिट स्पीड कर्व इन आर क्यूब विद कर्वेचर पॉजिटिव। यानी हम सपोज कर रहे हैं कि जो कर्व है वो यूनिट स्पीड कर्व है। जब भी यूनिट स्पीड कर्व का वर्ड आए तो इसका मतलब यही है कि बीटा प्राइम का उस पे जो हर पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर बन रहे हैं वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। इसका मतलब यह है कि जो बीटा प्राइम का नॉर्म है वो 1 के इक्वल आएगा। और कर्वेचर पॉजिटिव, जब भी कर्वेचर पॉजिटिव का जिक्र आए इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बेंडिंग हो रही है इसमें। देन द थ्री वेक्टर फील्ड्स टी एन एंड बी ऑन बीटा आर यूनिट वेक्टर फील्ड। तो तीन उस पे ये वेक्टर फील्ड बनेगी। अब देखें दैट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एट ईच पॉइंट, जो हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल बनेगी, ऑर्थोगोनल होगी। अब कैसे, अब सपोज हमने एक पॉइंट लिया, ये इस पे एक वेक्टर ये बना लिया टेंजेंट वेक्टर। अब इसी के जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है वो हमने ये ले लिया एन। अब इसी तरह इन दोनों पे जो ऑर्थोगोनल है वो बी ले लिया, फिर ये अगला पॉइंट लिया, इस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, अब उसके ऑर्थोगोनल ये एक वेक्टर नॉर्मल ले लिया, इसी तरह इस डायरेक्शन में हमने बाई नॉर्मल ले लिया। अब करते करते कर्व के हर पॉइंट पे एक यूनिट वेक्टर, एक हम फ्रेम दूसरे लफ्जों में डिफाइन कर लेंगे जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया। इससे पहले हमने पढ़ा है ना कि पहले तो आप देखिए कि हर पॉइंट पे अगर यूनिट वेक्टर ले रहे होते हैं, जो ज्योमेट्री में हम ले रहे होते हैं किसी वेक्टर के एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, फिर उसको हमने जनरलाइज कर लिया था कि बजाय इसके कि हम ऐसा करें, हम ये कर रहे हैं कि E1 को एक डायरेक्शन ले ली, एक यूनिट वेक्टर ले लिया, अब उसी के परपेंडिकुलर E2 एक यूनिट वेक्टर ले लिया और उसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर एक E3 ले लिया, और ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो फ्रेम बनाते हैं। वो तो हमने जनरली स्पेस के कोई भी पॉइंट लेके उस पे तीन वेक्टर हमने डिफाइन कर लिए थे। अब इसी तरह यहाँ पे ये जो स्पेस कर्व है जो आर क्यूब में है, इस कर्व के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर ले लिया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसी तरह उसी पे परपेंडिकुलर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले लिया। अब उन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर ले लिया कर्व के एक पॉइंट पे, इसी तरह फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथे पॉइंट पे, करते करते कर्व के हर पॉइंट पे एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर, उस पे एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फिर एक बाई नॉर्मल वेक्टर। तो जो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड बनेगी कलेक्शन ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स, और इसी तरह जो यूनिट कलेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स होगी नॉर्मल वेक्टर फील्ड। इसी तरह जो कलेक्शन ऑफ बाई नॉर्मल वेक्टर्स होगी यानी बाई नॉर्मल वेक्टर फील्ड, ये तीनों कंबाइन होके हमारे पास एक वेक्टर, एक हमारे पास फ्रेम फील्ड बनाएंगे, क्योंकि इसमें टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, टी टी भी एक वेक्टर फील्ड है, एन भी एक वेक्टर फील्ड है, बी भी एक वेक्टर फील्ड है, और ये तीनों कंबाइन हमारे पास एक फ्रेम फील्ड बनाते हैं। फ्रेम फील्ड का मतलब ये है कि इनका हर वेक्टर जो है हर पॉइंट पे इनका एक एक वेक्टर ले तो आपस में फ्रेम बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेनेट फ्रेम फील्ड ऑन बीटा। अब फ्रेनेट फ्रेम फील्ड
अगर ये बना रहे हैं, फ्रेम फील्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये तीनों ऑर्थोगोनल है। यानी हमने प्रूव करना है कि टी, एन और बी आपस में ऑर्थोगोनल है। वैसे तो हमने ज्योमेट्रिकली भी देख लिया, अब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे जी, आप देखें। बाय डेफिनेशन बीटा प्राइम किसके इक्वल है? टी के। ये हमने पढ़ा ये कि बीटा प्राइम हम कह रहे हैं क्योंकि बीटा प्राइम किसके इक्वल है? टी के। और बीटा प्राइम का नॉर्म किसके इक्वल आएगा? टी का नॉर्म। और बीटा क्योंकि यूनिट स्पीड कर्व है तो बीटा प्राइम का नॉर्म 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यह है कि टी का नॉर्म 1 के इक्वल आ गया। जब टी का नॉर्म 1 के इक्वल आ गया और नॉर्म हमारे और जब टी प्राइम लेंगे, टी प्राइम का नॉर्म हमने ये भी डिफाइन किया है, कर्वेचर फंक्शन को हमने डिफाइन किया ऐसे, ये नहीं कर्वेचर फंक्शन क्या है? टी प्राइम का नॉर्म और कर्वेचर हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो टी प्राइम का नॉर्म, फिर नॉर्म वैसे भी नॉर्म हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। जब कर्वेचर पॉजिटिव है तो टी प्राइम का नॉर्म पॉजिटिव हो गया। अब एन प्राइम इज इक्वल टू 1/k इंटू टी प्राइम का नॉर्म, क्योंकि एन हमने ऐसे ही डिफाइन किया है, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। इसमें देखें प्रिंसिपल नॉर्मल हमने द यूनिट वेक्टर फील्ड एन इज इक्वल टू टी प्राइम ओवर के हमने ये डिफाइन की हुई है। तो एन का नॉर्म किसके इक्वल आएगा? टी प्राइम ओवर के। और हमारे पास जो k है वो किसके इक्वल है? टी प्राइम का नॉर्म के। तो 1/t प्राइम का नॉर्म और टी प्राइम का नॉर्म कैंसिल होके 1 आ गया। यानी टी पे हमने कैलकुलेट, यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया कि टी का नॉर्म भी 1 है और एन का नॉर्म भी 1 है। वी सॉ अबव दैट टी एंड एन आर ऑर्थोगोनल। और हमने ऊपर हम देख सकते हैं कि टी और एन ऑर्थोगोनल है। टी और एन ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव किए जा सकते हैं? कि अब देखें यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, ये कि टी का नॉर्म हम लेंगे 1 और टी नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको लिख देंगे टी इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा 2t प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा टी प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू 0। और टी प्राइम किसके इक्वल है? ये कैपा एन के, ये हमने डिफाइन किया है। तो कैपा एन डॉट टी इज इक्वल टू 0 और कैपा तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब है एन डॉट टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि टी और एन दोनों ऑर्थोगोनल है। ये वही चीज इधर लिखी हुई है जी, ये जो मैंने अभी स्टेट की है जी। देन बाय अप्लाइंग लेमा 1.8 एट ईच पॉइंट वी कंक्लूड दैट b प्राइम का नॉर्म इज इक्वल टू 1 एंड b इज ऑर्थोगोनल टू t एंड n। के अगर t और n दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास b, वो ऑर्थोगोनल होगा, जिसको हम b कह रहे हैं, क्योंकि t क्रॉस n हमने डिफाइन ऐसे किया है, वो b के इक्वल है। तो ये ऑर्थोगोनल होगा दोनों पे, t पे भी और n पे भी, यानी b डॉट टी भी 0 होगा और b डॉट n भी 0 होगा और इसका नॉर्म 1 के इक्वल आएगा। अब कैसे नॉर्म 1 के इक्वल आएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर v की जगह पे t रखें, w की जगह पे n रखें, तो t क्रॉस n किसके इक्वल आ जाएगा? b नॉर्म का स्क्वायर। और यहाँ पे t डॉट टी 1, फिर n डॉट n 1 और ये फिर b नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? b नॉर्म इज इक्वल टू 1 और b नॉर्म फिर यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। इन समरी, यानी अब हम इस रिजल्ट को समराइज कर रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है,
चीज़ें हैं। टी किसके इक्वल होगा? टी कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? बीटा प्राइम कर लेंगे। एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टी प्राइम ओवर के, और के कहाँ से आएगा? जो हम कह रहे थे कैपा इज इक्वल टू टी प्राइम का नॉर्म, और बी इज इक्वल टू टी क्रॉस एन, जो सेटिस्फाई करेंगे टी डॉट टी, और ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा होता है टी डॉट टी इज इक्वल टू 1, एन डॉट एन इज इक्वल टू 1, बी डॉट बी इज इक्वल टू 1. The key to the successful study of the geometry of a curve is to use its Fresnel frame field whenever possible instead of the natural frame field. यानी अगर हम कंप्लीट ज्योमेट्रिकल स्टडी करना चाहते हैं यूनिट स्पीड कर्व के लिए, तो उसके लिए हम बजाय इसके कि हर पॉइंट पे एक नेचुरल फ्रेम फील्ड डिफाइन करें कि हर पॉइंट पे एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेते जाएं, बल्कि हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर और बाई नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करेंगे, यानी फ्रेनेट फ्रेम फील्ड डिफाइन कर लेंगे उसकी ज्योमेट्रिकल स्टडी के लिए। द फ्रेनेट फ्रेम फील्ड ऑफ बीटा इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा, यानी ये जो फ्रेनेट फ्रेम फील्ड है ये पूरी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि कितना कर्व में टर्न आ रहा है और कितना ट्विस्ट आ रहा है। अभी तक हमने ट्विस्ट जो है वो टॉर्शन हमने डिफाइन नहीं किया। बहरहाल वो ये फ्रेनेट फ्रेम फील्ड हमें बता देता है कि कितना टर्न आ जाता है जी उसमें, और कितनी कर्व जो है, कितना कर्व में टॉर्शन है, कितना ट्विस्ट आ जाता है। वेयर एज द नेचुरल फ्रेम फील्ड कंटेन्स नन एंड ऑल, लेकिन नेचुरल फ्रेम फील्ड हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देती। The first and most important use of this idea is to express derivatives t prime, n prime, b prime in terms of t and b. यानी t प्राइम n प्राइम इनके जो डेरिवेटिव्स हैं इनको t एंड b की फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। सिंस t बीटा प्राइम के इक्वल है और t प्राइम किसके इक्वल है? बीटा डबल प्राइम, और ये हमने डिफाइन किया जी कैपा एन के इक्वल। अब देखें t प्राइम इन टर्म्स ऑफ t एंड b के लिख लिया गया। नेक्स्ट कंसिडर b प्राइम। We claim that b prime is at each point a scalar multiple of n. हम ये क्लेम करते हैं कि जो b प्राइम है वो n का इको स्केलर मल्टीपल है, दूसरे लफ्जों में n की ही डायरेक्शन में है। अगर n की ही डायरेक्शन में है तो हमारे पास तीन है t n b, यानी या तो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है या नॉर्मल वेक्टर फील्ड है और बाई नॉर्मल वेक्टर फील्ड है। जब हम क्लेम कर रहे हैं जो b प्राइम है वो n का स्केलर मल्टीपल है, यानी b प्राइम n ही की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि b प्राइम जो बाकी दो हैं, बाकी कौन से दो बचते हैं? t और b, यानी b प्राइम b पे भी ऑर्थोगोनल है और b प्राइम t पे भी ऑर्थोगोनल है। वही चीज इधर लिखी हुई है जी। टू प्रूव दैट इट्स सफिक्स बाई ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन टू शो दैट बी प्राइम डॉट पी इज इक्वल टू 0 एंड बी प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू 0। हमने ये शो करना है कि b प्राइम जो है वो b पे भी ऑर्थोगोनल है और b प्राइम t पे भी ऑर्थोगोनल है। अब b पे भी अगर ये b प्राइम ऑर्थोगोनल है, t पे भी ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरी जो डायरेक्शन है वो n उसकी डायरेक्शन में है ये, यानी उसका ये स्केलर मल्टीपल है। द फार्मर होल्ड्स सिंस बीटा इज अ यूनिट वेक्टर, ये तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि b यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर फील्ड है, तो b का नॉर्म 1 के इक्वल हमने पहले प्रूव किया हुआ और b का नॉर्म 1 के इक्वल आ गया और b नॉर्म का स्क्वायर फिर 1 लिख दिया, b डॉट b इज इक्वल टू 1 लिख दिया। फिर उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी b प्राइम डॉट b इज इक्वल टू 0। टू प्रूव द लेटर डिफरेंशिएट b डॉट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि बाई नॉर्मल जो है वो n पे भी ऑर्थोगोनल होता है, t पे भी ऑर्थोगोनल होता है, तो b डॉट t हमें पता है 0 के इक्वल है। अब b प्राइम डॉट t प्लस b डॉट t प्राइम इज इक्वल टू 0। अब b प्राइम डॉट t को
हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है बी प्राइम डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करने जा रहे हैं तो बी प्राइम डॉट टी किसके इक्वल आ गया इस इक्वेशन से, माइनस बी डॉट टी प्राइम, और टी प्राइम हमने पहले डिफाइन किया हुआ है वो किसके इक्वल है, कैपा एन के, इसकी जगह पे कैपा एन लिख दिया। अब बी और एन हमें पता है नॉर्मल और बाई नॉर्मल आपस में ऑर्थोगोनल है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि जो बी प्राइम है वो टी के इक्वल आ गया। इस तरह हमने बी प्राइम को प्रूव कर दिया, ये बी के भी ऑर्थोगोनल है और बी प्राइम टी पे भी ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब यह है कि जो बी प्राइम है वो एन की डायरेक्शन में है। Thus, we can now define the torsion tau of the curve beta to the real valued function on the interval I such that b prime is equal to minus tau n। यानी जो b प्राइम n की डायरेक्शन में है तो उसका जो स्केलर हमने डिफाइन किया है यहाँ पे नंबर वो माइनस tau डिफाइन किया है। तो इस तरह हमने टार्शियन डिफाइन कर लिया किसी फंक्शन का कि टार्शियन फंक्शन for the curve beta is the real valued function on the interval I such that b prime is equal to minus tau। The minus sign is traditional, यानी ये ट्रेडिशनल माइनस साइन यहाँ पे लगाया गया है कि दूसरे लफ्जों में एक रवायत बनी हुई है कि माइनस साइन के साथ ये इसको डिफाइन कर देते हैं, अदर और कोई इसका फिजिकल मीनिंग नहीं है। By contrast with curvature there is no restriction on the values of tau। यानी कर्वेचर ये तो हमने डिफाइन किया था कि कर्वेचर या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, यानी या तो बेंडिंग कुछ भी नहीं है या बेंडिंग कुछ ना कुछ है, लेकिन उसके अपोजिट जो टार्शन है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। We shall presently show that tau measures the torsion or twisting of the curve beta। यानी टा जो है वो मेजर कर रहा है टार्शियन को कि कितना उस कर्व में ट्विस्ट आ रहा है। आगे है जी फ्रेनेट फार्मूलाज। फ्रेनेट फार्मूलाज वो ही जो हमने कहा था कि ये जो तीनों यूनिट वेक्टर फील्ड्स हैं टी एंड बी, इनको इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ टी एंड बी जो लिखना है, वो जो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस बनते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेनेट फार्मूला। इफ बीटा इज अ यूनिट स्पीड कर्व विद कर्वेचर पॉजिटिव एंड टार्शियन टा, देन टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा एन, b प्राइम इज इक्वल टू माइनस टा एन और n प्राइम माइनस के टी प्लस टा बी। अब यहाँ पे यानी कि ये तीनों इक्वल होंगे और फर्स्ट और थर्ड तो प्रूव हो जाते हैं बाय डेफिनेशन ही, क्योंकि जो कर्वेचर फंक्शन की डेफिनेशन है वो लगाएं तो उससे टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा एन हमारे पास आ जाता है। इसी तरह जो बी प्राइम है बाई नॉर्मल अभी जो हमने डिफाइन किया है टार्शियन की जो डेफिनेशन वो लगाएं तो बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एन आ जाता है। ये जो दरमियान वाला एक्सप्रेशन है ये प्रूव करना पड़ेगा जी। ये भी बाय डेफिनेशन कर्वेचर फंक्शन पहले लिखेंगे फिर उसके बाद वो यहाँ ये चीज़ आगे लिखेंगे जी पूरी डिटेल से जब इसको हम प्रूव करने जा रहे होंगे कि टी प्राइम किसके इक्वल है, फिर उसके बाद आगे जी टी प्राइम कैपा कर्वेचर फंक्शन किसके इक्वल है, फिर टी प्राइम किसके इक्वल है जी, या टी प्राइम को कैसे हम कैपा एन के इक्वल लिख सकते हैं, इसी तरह बी प्राइम भी। अब हम एन प्राइम को इन टर्म्स ऑफ टी एंड बी लिखेंगे तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं। आपको याद होगा हमने जब आर्थो नॉर्मल एक्सपेंशन लिखी थी किसी वेक्टर की तो हमने लिखा था कि कोई भी अगर E1, E2, E3 हमारे पास फ्रेम बना रहे हैं तो कोई भी जो वेक्टर है वो इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि v इज इक्वल टू v डॉट ई इंटू E1 प्लस v डॉट E2 इंटू E2 प्लस v डॉट E3 इंटू E3। अब उसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ v आ रहा है वहाँ पे n प्राइम रिप्लेस कर दें, फिर जहाँ जहाँ E1 आ रहा है उसकी जगह पे कैपिटल T रिप्लेस कर दें और जहाँ जहाँ E2 आ रहा है उसकी जगह पे
कैपिटल एन पुट रिप्लेस कर दें और E3 की जगह पे कैपिटल बी रिप्लेस कर दें तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे पास। These coefficients are easily found। अब ये कोफिशिएंट फाइंड किए जा सकते हैं कैसे जी? अब देखें n डॉट टी इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है नॉर्मल और टेंजेंट दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और n प्राइम डॉट टी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस n डॉट टी प्राइम के, और टी प्राइम हमें पता है कैपा n के इक्वल है, तो n डॉट n 1 आ गया, ये माइनस कैपा के इक्वल आ गया, यानी n प्राइम डॉट टी की वैल्यू क्या? माइनस कैपा आ गई। इसी तरह n प्राइम डॉट n किसके इक्वल आ गया जी? डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि ये भी हम किधर से लेंगे कि n का नॉर्म 1 के इक्वल है। जब n का नॉर्म 1 के इक्वल है तो n नॉर्म का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह n डॉट n इज इक्वल टू 1 आ गया, और फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा n प्राइम डॉट n इज इक्वल टू 0। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास n प्राइम डॉट n, ये जो टर्म है ये 0 आ गई। अब n प्राइम डॉट बी, अब ये भी इसी तरह हम लिखेंगे कैसे कि n डॉट बी हमारे पास 0 है, जब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा n प्राइम डॉट बी प्लस बी, n डॉट बी प्राइम इज इक्वल टू 0, तो उससे ये आ जाएगा n प्राइम डॉट बी इज इक्वल टू माइनस n डॉट बी प्राइम। और बी प्राइम हमने डिफाइन किया है, बी प्राइम किसके इक्वल है? माइनस टा n के, ये हमने डिफाइन किया हुआ है इधर जी, बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस टा n। ये तो इसकी जगह पे जब यहाँ पे ये पुट करेंगे बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस टा n, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? टा के इक्वल आ जाएगा। अब n प्राइम डॉट बी की जगह पे यहाँ पे टा पुट कर देंगे, जब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे n प्राइम का, फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस के टी प्लस टा बी।